एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया ये सिम्टम की वजह से आ जाता है और मूल जो बीमारी अलग रहती है तो उसको ट्रीट करना होता है। ये आयुर्वेद की सोच रहती है। शरीर में होने वाले जो म्यूटेशंस, वेरिएशंस और टिश्यू का डेवलपमेंट का जो हिस्सा रहता है उसके ऊपर हमारे मन का भी असर रहता है, हमारे खाने पीने का भी रहता है, बर्ताव का भी रहता है। इसलिए स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी ये कैंसर का कारण हो सकता है। तो कटी प्रदेश में स्त्रियों को अगर गर्भाशय से संबंध है तो दैट थिंग इज डेफिनेटली रिलेटेड विद अपान वायु। कांचनार को ग्रंथिनाशी बोला गया है, तो कोई भी शरीर में गांठ हो गई तो हम कांचनार गुगुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पपैया जैसी हॉलो चीज़ खानी है, अंजीर जैसी हॉलो चीज़ खानी है, क्योंकि गांठें घनी रहती है तो उसमें पृथ्वी तत्व रहता है, इसमें आकाश तत्व रहता है, तो उसका विरोधी हो जाता है। कैंसर कभी भी ऑक्सीजन में टिकता नहीं, तो आप हाइपर वेंटिलेट करो खुद को, तो आप मेडिकल लीगल एस्पेक्ट से जो जज रहता है ना वो आपको आपके ऊपर ये कर सकता है, गुनाह दाखिल कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वरुण खरे और आपका आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वैद्यराज समीर जमदग्नि सर। यह शख्सियत किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। जमदग्नि सर पिछले 40 सालों से पुणे, मुंबई और कोल्हापुर में एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। श्री विश्ववती आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कोल्हापुर और नरगिस दत्त मेमोरियल हॉस्पिटल बार्शी, यहाँ पे पिछले कई साल से जमदग्नि सर प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सक के तौर पर कार्यरत है। कैंसर, हार्ट डिजीज़, क्रिटिकल इलनेसेस, गतिमंदता, मतिमंदता, ऑटिज्म, इनफर्टिलिटी, इन जैसे कई बीमारियों में सर की स्पेशलाइजेशन है। जमदग्नि सर पिछले कम से कम 30 से 35 सालों से विश्वामृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट्स और आयुर्वेद पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में या निःशुल्क आयुर्वेद की शिक्षा देते हैं। नमस्ते सर, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। सर थोड़ा आपके बारे में बताइए। जितना मैं जानता हूँ आपने बीएससी को एडमिशन लिया था, फिर ऐसे क्या हो गया कि आप एकदम आयुर्वेद की तरफ आ गए और आयुर्वेद में आपकी रुचि कैसे बढ़ गई? बराबर है। पहली तो बात ऐसी है कि 12वीं कक्षा में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स काउंट होते एमबीबीएस या बीएमएस को या डेंटल को एडमिशन लेने के लिए, तो जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो रहती है उसमें बहुत 92% मार्क्स मुझे मिल गए थे। अच्छा। और अचानक ऐसा क्या हो गया कुछ पता नहीं, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन मेन एग्जामिनेशन जो रहती है उसमें हमारा जो मार्क्स जो थे वो 85 तक आ गए, कम आ गए। यूजुअली ऐसा होता है कि प्री को ज़्यादा रहते हैं और बाद में प्री को कम रहते हैं और बाद में बढ़ जाते हैं मार्क, लेकिन हमारी केस में उल्टा हो गया है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई कि हमें एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिला। उसके बाद हमने विलिंगडन कॉलेज सांगली जो है वहाँ एडमिशन ले लिया और 1 महीना हमारा बीएससी का हो गया था। बॉटनी ये सब्जेक्ट हम लेने वाले थे, दैट वाज फॉर श्योर। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि एक 15-20 दिन बीतने के बाद मुझे तिलक आयुर्वेद से फ़ोन आ गया और उनका इंटरव्यू का लेटर आ गया और हम वहाँ आ गए। मोगो ओक सर हमारे प्रिंसिपल थे उस वक्त, उन्होंने हमारा इंटरव्यू वगैरह ले लिया। आयुर्वेदिक दवाओं के नाम बताओ वगैरह, तो हमने त्रिफला वगैरह बताया था उनको, विको वज्रदती वगैरह बताया था, तो वो बहुत हंस पड़े। लेकिन वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई। बीएमएस को हमने एडमिशन ले लिया। 1-2 बरस वहाँ बीएमएस का करिकुलम होने के बाद कोलटकर सर जो है, मावा कोलटकर सर, उनके धर्म चैतन्य नाथबागे इस रेसिडेंस के यहाँ हम सीखने के लिए जाते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो ज्ञान रहता है वो हमें उनसे मिला है। वैद्य बागेश्वर सर जी जो थे पुराने, नृसिंह आचार्य और वैद्य विलास नादल, ये तीनों भी असिया अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे हमारे ऊपर जो कुछ काम किया है ना वो ही अभी बोल रहे हैं। हमारा खुद का कुछ नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जो माधवनाथ महाराज है वो और ये 3 अस्थियाँ, उन्होंने जो कुछ किया है वो ही हम लोगों का भी दे रहे और हमारा नाम अपने आप हो रहा है। डेफिनेटली सर। जो एस्पायरिंग वैद्य है या जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी आयुर्वेद को एडमिशन लिया है या जो अभी प्रैक्टिस करना चालू कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ये कैसे करें? पहली बात ऐसी है कि बीएमएस को एडमिशन लेने में अभी लड़कियां ज़्यादा रहती है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड को बच्चे लोगों को बहुत काम रहता है बाकी का, तो उनको मार्क्स कम आ जाते हैं और लड़कियों को ज़्यादा बहुत सारे मार्क रहते हैं, तो उनका एडमिशन हो जाता है।
हर एक आयुर्वेदिक कॉलेज हम जब देखते हैं ना तो 80% उसमें लड़कियां रहती है। फिर भी 20% जो बच्चे रहते हैं उनका भी ये सोचना रहता है कि हम ये BMS की डिग्री ले लें और बाद में कहीं तो एलोपैथिक प्रैक्टिस या मिक्स प्रैक्टिस शुरू कर दें। और लड़कियों के बारे में ऐसा होता है कि घर वाले लोग बोलते हैं कि उनको MD MS कोई तो शोहर मिल जाएगा और उनका काम बन जाएगा। फिर भी मेरा मानना ऐसा है कि लड़की लोगों के बारे में अभी जो कुछ सोच चल रही है उसमें 12वीं के बाद जो अच्छा ब्रेन मिलना चाहिए था वो अभी अभी मिल रहा है और उसमें लड़कियां बहुत आगे है, बच्चों से भी आगे है। तो उनसे ये काम बनने वाला है। और कलयुग की एक खासियत है कि स्त्रियों का राज्य हर जगह होने वाला है। उनकी गुणवत्ता की वजह से होने वाला है, सिर्फ काल का कुछ तो किसी ने जातक बताया इसलिए तो है ही नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि BMS को एडमिशन आप लेते तो मूल ग्रंथों का अध्ययन आप करते जाए। गुरु शिष्य परंपरा हर जगह जिंदा रहनी चाहिए। शिल्प कला में है, नृत्य कला में है, वैसा आयुर्वेद में भी गुरु शिष्य परंपरा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में करिकुलम के हिसाब से आप वैध हो जाएंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइन जो रहता है ग्रंथों का वो गुरु के पास ही आपको मिलेगा। तो आप कहाँ भी जहाँ भी रहे इंडिया में आपके पास वैध रहेगी ही और उसकी जाकर आपको सेवा करनी है और उनसे ज्ञान मिलना है। वो आदमी कितना आपको सिखाएगा नहीं सिखाएगा पता नहीं, हर एक का स्वभाव अलग अलग रहता है, लेकिन आत्मगुण में जो ज्ञान है वो उसके आत्मा में भी है और आपके आत्मा में भी है। तो एक अलग ईथर तैयार हो जाता है। उसके पास आप गए तो उसने अगर बोल दिया कि तुम्हें सब आएगा और तुम खुश रहो, तो ये आशीर्वाद ही आपको सब ज्ञान दे सकता है। और ऐसी ही परंपरा हमारे सनातन धर्म में है। तो कोई अगर सिखाता है तो वो सीख लो, और कोई नहीं सिखाता है फिर भी उसकी सेवा करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा बताया। तो इस हिसाब से आप करते जाए तो अपने आप प्रैक्टिस के हिसाब से जो आप व्यवहार में देखते उसमें रुग्ण लोगों को अगर कोई बीमारियों में अच्छा असर आ जाता है तो विस्परिंग से अपना प्रैक्टिस बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी है वो छिपाई नहीं जा सकती, वो बढ़ती जाती है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं थोड़ा। एज आई मेंशन, जमदग्नि सर ये कैंसर स्पेशलिस्ट भी है, तो थोड़ा कैंसर के बारे में आयुर्वेद का टेक क्या है ये उन्हीं से जानते हैं। तो सर, लोगों का बहुत बार ऐसे मानना है कि आयुर्वेद में कैंसर की दवाई नहीं रहती, या आयुर्वेद में कैंसर किधर लिखा है या किधर बताया है वो बताओ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पहली बात ऐसी रहती है कि हमारा शास्त्र का जो परिभाषा है, जो डेफिनेशंस है, जो सैद्धांतिक भाग है ना, वो बाकी के लोगों को समझता नहीं। उसके लिए एक स्पेसिफिक कुछ पढ़ना और पदार्थ विज्ञान नाम का जो सब्जेक्ट रहता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। और आयुर्वेद में दोष धातु मल के सिद्धांत, पंचमहाभूत के सिद्धांत, ये जो कुछ बताया ना वो इतने ओरिजिनल है कि उसके ऊपर ही सब चीज़ें जो है वो चिकित्सा की, निदान की और रुग्णों को उसका असर कैसा आने वाला है इसके बारे में जो कुछ परिभाषा बताइए, उस सब का ज्ञान जो है वो सिद्धांतों से होता है। सब जगत जो है वो पंचमहाभूत से तैयार हो गया है। बीमारियां भी पंचमहाभूतिक आहार या विहार से ही उत्पन्न होने वाली है, और उनको अगर मिटाना है और अच्छा करना है तो पंचमहाभूतों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर एक चीज़ का नाम आयुर्वेद में होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। पुराने जो बीमारियां थी वो अभी जो दिखती है वो, और आने वाली जो बीमारियाँ है ना वो चाहे कुछ भी हो, शरीर में जब वो जाती है तो शरीर के भाव पदार्थ जो है वो तय है, दोष धातु और मल, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ जाता है वो वैद्य रीड करता है, उसके हिसाब से वो उसका निदान कर देता है। निदान एक बार हो गया तो डूज डोज क्या है वो अपने आप समझ में आ जाते हैं, और चिकित्सा का तत्व जो है वो उभर के आ जाता है। तो कोई भी बीमारी अगर शरीर के और मन की आ गई तो आयुर्वेद के सिद्धांतों का बल इतना तगड़ा है कि आपका निदान अपने आप हो जाता है। और वनस्पतियाँ तो इतनी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करके रखी है, चाहे इंडिया में जाओ या साउथ अफ्रीका में जाओ या ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कहीं से भी आप वनस्पतियाँ ले सकते हैं। जिस देश में जो आदमी रहता है वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से वो बीमार हो जाता है, वहाँ का खान पान उसको बिगाड़ देता है, और वो ही अगर अच्छा कर दिया जाए तो वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ की खनिज, वहाँ का पानी ही उसको अच्छा कर देता है। वो करने वाला जो आदमी है उसको वैद्य बोलते हैं, क्योंकि उसने आयुर्वेद का अध्ययन किया है। पर सर, ऐसे बहुत बार होता है कि अभी यंग डॉक्टर है या कोई नया प्रैक्टिशनर है, उसके पास पेशेंट आता है कि एक फाइल लेकर कि मुझे ये XYZ कैंसर हो गया है, तो इस बारे में वैद्य क्या करे? क्योंकि उसके सामने जब पेशेंट आता है तो उसके दिमाग में इतना फिट होता है कि गूगल से पढ़ के आता है या किधर से आता है कि यही डायग्नोसिस है। तो इस मामले में वैद्य उसका निदान कैसे करे, उसकी संप्राप्ति कैसे लगाए? अगर इसके बारे में अध्ययन करना है तो ग्रंथों में किधर पढ़े? बराबर है।
पहले ऐसे जो पेशेंट आते हैं ना, तो यू मस्ट कीप दैट फाइल्स असाइड, ये पहले करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो आयुर्वेदिक सोच है और जो निदान है, उसमें अगर डॉक्टर का मत आ गया तो आपकी बुद्धि व्यभिचारी हो जाएगी, अलग सोचेगी। तो उसका आयुर्वेदिक निदान अलग रहता है, इसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। अभी नरगिस कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के पेशेंट आते थे, तो डॉक्टर का निदान एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया रहेगा। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उस पेशेंट को मैंने पूछ लिया कि भाई ये तुम्हें कब से तकलीफ है, इसके पहले क्या हो गया था, तो वो बोलता है कि 3 बरस मुझे सूखी खांसी थी। अच्छा, अगर वो वातजकास का पेशेंट है खांसी का, तो मैं उसका निदान क्यों कैंसर करूं? ये आयुर्वेद की सोच कैसी है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चाणु विसर्पिता, यानी आदमी जो खाता पीता है वहाँ से दोष कैसे बिगड़ते हैं और उसके शरीर में क्या पैथोलॉजी होती है, इसको हम संप्राप्ति बोलते हैं। 3 बरस अगर उसको वातजकास है तो वो काउंट होना चाहिए ना उसकी बीमारी में। तो पहले वो सूखी खांसी, उसके बाद थोड़ा सा ज्वर यानी बुखार, उसके बाद उसकी स्प्लीनोमेगाली यानी स्प्लीन बढ़ना शुरू हो गया, और बाद में उसका मैनिफेस्टेशन जो है उसके ऊपर सिक्का लगा दिया डॉक्टर ने, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया ऐसा अगर कोई नया वैद्य सोचता है जो वैद्य के पास सीखा नहीं है, गुरु के पास, वो क्या करेगा, हीरकभस्म दे दो, मकरदोष दे दो, ऐसी एंटी कैंसरस दवाई दे देगा, उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होगा। तो आपको वातजकास ट्रीट करना होगा, आपको ज्वर की संप्राप्ति वो मिटानी होगी, और बाद में स्प्लीन जो बढ़ गई उसके ऊपर स्प्लीनोमेगाली की जो ट्रीटमेंट है, प्लीहोदर जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और वो करने के बाद उसका रिजल्ट जो आ गए तो 20 दिन में वो पेशेंट नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर लोग हैरान हो गए कि ये कैसा हो गया। वो उन्होंने शुरू कर दिया कि हमने पहले जो निदान किया था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया वही गलत था, ऐसी उनकी सोच हो गई। तो ये आयुर्वेद का ये टेक रहता है। ऐसे और 10 बीमारियाँ हैं जिनमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया ये सिम्टम की वजह से आ जाता है। अच्छा। और मूल बीमारी अलग रहती है, तो उसको ट्रीट करना होता है, ये आयुर्वेद की सोच रहती है। और वो अभी के बच्चे लोग जो है ना वो भूल रहे हैं, वो हर एक चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन सबसे लास्ट देखना है, आपका खुद की जो सोच है आयुर्वेदिक वो आपकी करनी है, चाहे आपका निदान कितना भी सिंपल रहे। अभी ल्यूकेमिया का पेशेंट का मैं अगर खांसी ऐसा निदान करता है तो आजू बाजू के डॉक्टर और बच्चे सब हंसते रहते हैं, उस वक्त भी यही हो गया था। अच्छा। लेकिन सोच ओरिजिनल थी, वो मेरी नहीं थी, वो ऋषिमुनियों की थी। और हमारे ऋषिमुनि हमारे साइंटिस्ट थे, और वो त्रिकालदर्शी थे, वो साइंटिस्ट भी थे और ऋषि भी थे। तो उनका विमल ज्ञान रहता है उनका, वो सबका भला करने के लिए बैठे, इसलिए हम उनको आप तो बोलते हैं। तो ग्रंथों का पठन होना चाहिए, मूल ग्रंथों का गुरु के पास सीखना चाहिए, और आपकी सोच प्योर आयुर्वेदिक होनी चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो मतलब इधर आपने खांसी ये निदान करके माइलॉइड ल्यूकेमिया इसको उपद्रव जैसे ट्रीट किया है। एग्जैक्टली बराबर, आपने बहुत अच्छा बताया। सर, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके बीच में आयुर्वेद के हिसाब से हम कैसे अंतर करें? कैसे बात ऐसी है कि बिनाइन ट्यूमर है और उसके सिम्टम देखे जाए ना, तो बहुत सारी मरतबा कैसा रहता है, वो एडियर टू बेस नहीं रहता, हिलता रहता है, सॉफ्टनेस रहता है, हार्ड नहीं रहता। एडियर टू बेस रहे या हार्डनेस उसमें रहे तो मैलिग्नेंसी होने के चांसेस रहते हैं। बिनाइन ट्यूमर में अक्सर दर्द रहता है, उसमें कैंसर का अगर रहे तो उसमें दर्द होता नहीं, इसलिए लोग जो है ना वो वैसा ही उसको ढकेल देते आगे, कुछ नहीं है ऐसा उनको लगता है, लेकिन वो ज़्यादा मैलिग्नेंट रहता है। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बिनाइन ट्यूमर का कुछ हिस्सा जो है ना वो मैलिग्नेंट हो सकता है आगे जाकर। तो शरीर में होने वाले जो म्यूटेशंस, वेरिएशंस और टिश्यू का डेवलपमेंट का जो हिस्सा रहता है, उसके ऊपर हमारे मन का भी असर रहता है, हमारे खाने पीने का भी रहता है, बर्ताव का भी रहता है। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ऐसा आयुर्वेद को सोचना नहीं चाहिए। ट्यूमर आ गया है, गांठ तैयार हो गई है, तो श्लेष्मा वाताभ्याम ग्रंथिजन्यम, कफ और वात की वजह से वो ग्रंथि आ गई है, उसको आपको कम करना ही करना है, चाहे वो मैलिग्नेंट रहे बिनाइन रहे। माउस की ये गांठ होती है, और माउस की ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें शस्त्र, क्षार, अग्नि और औषध ये तरीका रहता है। तो पहले उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए ऑपरेशन से, तो वो धन्वंतरी का अधिकार है। उसके पहले प्रायर टू ऑपरेशन आप कुछ चीज़ें दे सकते हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन आसान हो जाता है, जख्म अच्छी तरह से भर जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंटीबायोटिक या पेन किलर देना नहीं पड़ता है, ये हम कर सकते हैं। और ये होने के बाद क्षार कर्म करना, अग्नि कर्म करना वहाँ उस जगह के ऊपर, अगर लोकलाइज मैलिग्नेंसी रहे और ऊपर वाले हिस्से में रहे तो, और उसके बाद औषध जो है वो देना है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आधुनिक शास्त्र की सोच और हमारी सोच यहाँ थोड़ी सी एनालॉगस है, एक जैसी है, लेकिन हमारा जो टेक है वो गांठ रहे तो गांठ है, दैट्स इट।
ओके। उसमें बिनाइन और मैलिग्नेंट सोचना नहीं, क्योंकि कौन सी भी गांठ रहे तो उसको ख़त्म करना ही करे। एलोपैथी के हिसाब से या मॉडर्न साइंस के हिसाब से कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ ऐसे माना जाता है, और आयुर्वेद के हिसाब से हम वात का कार्य ये विभाजन ऐसे मानते हैं। तो किसी भी प्रकार का कैंसर है तो सिर्फ ये वात विकृति यही देखनी है? नहीं, ऐसा सिर्फ सोच नहीं सकते। टिश्यू का विभाजन करना ये वायु विभजती है, वायु का काम है, ये पक्का है। लेकिन पहले जैसी सेल है वैसी ही दूसरी सेल तैयार होनी चाहिए। ये जो रिप्लिकेशन है ना, वो बुद्धि तत्व से और स्मृति से होता है। तो ऑर्गन मेमोरी जैसी रहती है वैसी टिश्यू मेमोरी रहती है और सेल मेमोरी रहती है। तो सेल मेमोरी और वात दोष दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और ये जो स्मृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे आयुर्वेद में ऐसा सोचा है कि कोई भी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है और उसकी स्मृति कम हो जाती है तो उसका मरण नज़दीक आ गया है, उसका वो मतलब रहता है। आपको आयुष्य का वर्धन करना है और वय स्थापन करना है तो आपको रसायन चिकित्सा करनी होती है, च्यवनप्राश वगैरह खाना होता है। तो उनके फलश्रुति में उन्होंने बताया है कि दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया। ऐसा क्यों बताया? दीर्घ आयुष्य मिलता है च्यवनप्राश खाने से, लेकिन उसके बाद इमीडिएट वो बुद्धि नहीं बोलते, स्मृति बोलते। क्योंकि शरीर में तैयार होने वाली जो टिश्यू बुढ़ापे में जो अभी मर रही है उनको मेंटेन करना है, प्रोलॉन्ग करना है और पहले जैसी दूसरी बनानी है। तो कैंसर में होता क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, स्मृति तत्व बिगड़ जाता है जो मन से ताल्लुक रहता है। इसलिए स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी ये कैंसर का कारण हो सकता है। और दूसरा, जो मैटर आप खा रहे हैं जिससे आपकी शरीर की टिश्यू तैयार हो रही है वो अगर अच्छी तरह से विभाजित होती है वात दोष की वजह से तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए रसायन चिकित्सा करनी चाहिए, स्मृति वर्धक जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और इसके लिए शरीर क्या करता रहता है, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफेजी ऐसी चीज़ें रहती है। इसलिए पुराने ज़माने में 15 दिन के बाद एकादशी वगैरह करते थे, सोमवार का व्रत करते थे और खाते नहीं थे, उसको उपवास बोलते हैं। उपवास एक चीज़ ऐसी है कि भगवान जी के पास बैठना है और साधना ऐसी करनी है कि उसमें आप रत हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं और खाना पीना भूल जाते हैं, वो उपवास हो जाता है। अभी पूना में तो उपवास की मिसल वगैरह भी मिलती है, तो ये गलत चीज़ है। हमें क्या करना चाहिए कि हर बार 15 दिन के बाद एक फास्टिंग आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 48 जब हो जाता है तो उसके बाद होना चाहिए। क्योंकि हम सब के शरीर में हर रोज़ 300 कैंसर की पेशियाँ बनती है और हर रोज़ शरीर उसको मारता रहता है। जब वो थक जाता है, मन थक जाता है और गलत चीज़ें आपके खाने पीने में और बर्ताव में आ जाते हैं तो मैलिग्नेंसी का स्पार्क पड़ जाता है। मतलब सेल का जो ब्रेन होता है, सेल का जो मज्जा तत्व होता है वो बिगड़ गया है, ऐसे उसका सही बात है। और वो न्यूक्लियस में रहता है, वो उसका ब्रेन है। ओके सर, मॉडर्न साइंस ये भी कहता है कि कार्सिनोजेनिक पदार्थ जो होते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हो गए, प्रिजर्वेटिव खाने में आते हैं वो हो गए, ये खाने से कैंसर बढ़ता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से विचार करते समय क्या हम सिर्फ आगत तंत्र इसका विचार करें? बराबर है। अभी पेट में जो चीज़ें जाती है या इनहेल करके जो चीज़ें जाती है वो बहुत टॉक्सिक हो सकती है। अभी देखो, कोई आदमी सिगारेट स्मोकिंग करता है तो 2 सेकंड में ब्रेन की तरफ वो धुआं जाता है, 4 सेकंड में फेफड़ों की तरफ जाता है, 9 सेकंड में लीवर के ऊपर जाता है। और लोग धुआं जो है नाक से छोड़ते रहते हैं। आयुर्वेद ने ये कभी नहीं बताया है धुआं आप नाक से ले लो या मुंह से ले लो, छोड़ना मुंह से ही है। लेकिन अगर नाक से आप छोड़ते रहते ना तो आप ज़्यादा सफ़र हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना धुआं वाली, तो रक्त में घुल जाती है जल्दी और उनका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ जाता है। कैंसर तैयार होने वाले पदार्थ इतने हैं कि आप उसकी यादी अगर तैयार लिस्ट करते हैं ना तो बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। और कैंसर को नष्ट करने वाली वनस्पति आप देखते ना तो हर एक वनस्पति में कुछ ना कुछ एंटी कैंसरस तत्व आपको मिल जाएगा। तो भगवान जी ने दोनों तरफ से तैयारी करके रख दी है, सिर्फ वो आदमी है या वैद्य है जिसको वो चूज़ करना है और इस्तेमाल करना है। तो अक्सर कार्सिनोजेनिक ऐसी चीज़ें होती नहीं, लेकिन जो मैन मेड चीज़ें रहती है जिसमें बेंजीन रिंग है, ऐसे जो केमिकल्स है ना वो कार्सिनोजेनिक रहते ही है। पुराने ज़माने में फ्लैजिल, मेट्रोजिल वगैरह पेट के लिए लोग दवा लेते थे तो उससे लीवर को वो कार्सिनोजेनिक रहता है और लीवर का कैंसर हो जाता है। अभी एंटासिड के ऊपर रिसर्च हो गया है, वो ज़्यादा खाने के बाद आपको स्टमक कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और ये दिखता है अभी। तो आपको जब कोई दवा आप लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, उस ऑर्गन के ऊपर आप पहले काम कर लो, उसको रसायन चिकित्सा दे दो, वैद्य की ट्रीटमेंट ले लो और बाद में यू कैन कंज्यूम दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन। ऐसा भी हो सकता है। ओके। कैंसर में हेरिडिटी ये फैक्टर कितना रहता है? अगर मम्मी को कैंसर है तो उसकी बेटी को या अगली जनरेशन में कैंसर होने की कितनी संभावना रहती है?
कैसा है, हमारे शरीर में जो म्यूटेशन, वेरिएशन और जीन्स वगैरह रहते हैं ना, उसके ऊपर असर किसका रहेगा? तो एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, पोल्यूशन रहेगा, पानी का पोल्यूशन हो सकता है, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और इमोशनल स्ट्रेस। उसके साथ साथ आपका जो खाना रहता है वो है ना, आप जो ड्रग्स सेवन करते हैं और आपको जो लत रहती है, व्यसन रहता है, उसका असर आ जाता है। आमतौर पर कैसा होता है, कोई एक बूढ़ी औरत है समझो, नानी, तो उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ऐसा करके हमारी जो मम्मी रहती है उनका खान पान जो है एक जैसा रहता है, उनका मसाला एक जैसा रहता है। वैसा अगर ग्रोसरी शॉप कोई उसी का रहे तो उसका बच्चा भी वही धंधा करता रहता है, उसका बच्चा वही धंधा करता रहता है। तो खाना जो है ना 7-8 पीढ़ियाँ वही रहता है। इसकी वजह से वो फूड फैक्टर रहता है जो हमें आनुवंशिकता जैसा लगता है। हमें टेस्ट थोड़ी इधर उधर हो गई तो गुस्सा आ जाता है कि ये आज क्या बनाए, क्योंकि वो मसाला दूसरी दुकान से खरीदा हुआ रहता है। तो आनुवंशिकता में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये फैट जो है, फूड जो है, उससे ही हम तैयार हो जाते हैं। अन्नम वृत्तिकरा नाम बताए, तो हमारा शरीर और मन, इसके ऊपर अन्न का असर रहता है। इसलिए हो सकता है कि आनुवंशिकता हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लीवर के कुछ कैंसर के जो प्रकार रहते हैं उसमें ये अक्सर पाया जाता है। या डाउन सिंड्रोम जैसा बच्चा रहे जिसमें गुणसूत्रों की विकृति रहती है, तो उनका खून जो रहता है, ब्लड केमिस्ट्री उनकी खराब रहती है, तो उनको लिक्विड कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा सर, आयुर्वेद के हिसाब से ऐसे कहा जाता है कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, तो अग्निमांद्य का कैंसर के साथ कैसे रिलेशन रहता है? पहली बात ऐसी रहती है कि श्रुति तत्व, धी, धृति, श्रुति जो बताया है ना, उसका अग्नि से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। हम जब फास्टिंग करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है, श्रुति ज़्यादा तल्लक हो सकती है। तो ये सब चीज़ें अग्नि से संबंध क्यों रखती है, तो उसका एक रीज़न है। हमारी बुद्धि, श्रुति, एकाग्रता व्यक्त जो होती है वो ब्रेन से होती है। ब्रेन का टिश्यू ये मज्जा धातु है, और वो मज्जा की उत्पत्ति आँखों की, ब्रेन की, हमारे ड्यूओडेनम में छोटे अंतों में होती है, और वहाँ ये वैश्वानर यानी जठराग्नि है। तो अग्नि जितना अच्छा रहेगा उतना आपका खून अच्छा रहता है, खून जितना अच्छा रहेगा उतना आपका पित्त अच्छा रहता है, और जितना पित्त अच्छा रहेगा उतना आपका ब्रेन का टिश्यू और मज्जा धातु अच्छा रहेगा। तो पावर ऑफ एक्विजिशन और रिकलेशन जो है ना वो उससे तैयार हो जाती है। इसलिए अग्नि अच्छा हो गया तो कोई भी बीमारी होती नहीं। ब्रेन अच्छा रहता है, हार्ट अच्छा रहता है और किडनी अच्छा रहते हैं। और ये 3 वाइटल ऑर्गन जो है ना उसको त्रिमर्म बताया आयुर्वेद में। इसलिए कोई भी बीमारी में अग्नि को हम बढ़ा देते हैं। अग्नि को संस्कृत में काय बोलते हैं, और काय चिकित्सा यानी मेडिसिन। आयुर्वेद में काय यानी अग्नि की ही ट्रीटमेंट है। सर, अभी तक हमने कैंसर के या कर्क रोग के जो कारण है वो देखे। थोड़ा हमें आयुर्वेद के हिसाब से कैंसर के जो लक्षण रहते हैं उनके बारे में गाइड कीजिए। कैसा है, आयुर्वेद में कैंसर ऐसा शब्द कहीं आता नहीं है, लेकिन दोषों के जो व्याधि के प्रकार बताते उसमें वात का जोर है समझो, पित्त का है, कफ का है, बवासीर है समझो, पाइल्स, तो वातज अर्श, पित्तज अर्श, कफज अर्श, ऐसे जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया ना, उसमें उन्होंने त्रिदोष जैसा एक प्रकार बताया। वात, पित्त, कफ तीनों मिक्स होकर जब कोई चीज़ होती है तो सान्निपातिक या त्रिदोष अवस्था उत्पन्न हो जाती है और उसके लक्षण आ जाते हैं। तो त्रिदोष या सान्निपातिक चीज़ यानी समथिंग मैलिग्नेंट ये है। तो कोई भी बीमारी रहे उसमें सान्निपातिक अवस्था आ गई तो यू कैन ट्रीट दैट कंडीशन एज अ मैलिग्नेंसी। ओके, ये सिंपल सा तरीका है जिसकी हिसाब से आप प्रैक्टिस के यहाँ कैंसर का निदान कर सकते हैं। समझो किसी औरत को ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग तो नॉर्मल चीज़ है, 4 दिन में ब्लीडिंग हो गया, रुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 8-10 दिन जाता है, उसमें क्लॉट्स गिरते हैं, उसमें फाउल स्मेल है, उसके साथ वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो वो मैलिग्नेंट सिचुएशन हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको सोचना होता है। तो कोई भी कैंसर आपके शरीर में अगर पनपता है ना, तो पहली बात ऐसी होती है कि उनको थकान महसूस होना शुरू हो जाता है, भूख कम होना शुरू हो जाता है, आपके चेहरे के ऊपर जो ग्लोर होता है वो चला जाता है, आपके कपड़े ढीले होना शुरू हो जाता है, पतले दस्त आना शुरू हो जाता है, खांसी आना शुरू हो जाता है, या आपका स्पुटम जो रहता है उसमें बलगम के साथ खून आना शुरू हो जाता है, पेट में गांठ वगैरह लग जाती है, शरीर के ऊपर मस्से अगर है कहीं तो वहाँ परिवर्तन हो जाता है और वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें जब देखते हैं ना हम, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि इसको एड्स नहीं ना देखना चाहिए, दूसरी बात तो B12 की डेफिशिएंसी नहीं है ना वो देखना चाहिए, और तीसरी बात माल न्यूट्रिशन नहीं है ना वो देखना चाहिए, चौथी बात ऐसी रहती है कि उसको डायबिटीज़ अगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपने निकाली, ये कुछ भी नहीं है तो कैंसर होने की संभावना 100% रहती है। अकॉर्डिंगली आपको उसका परीक्षण करना है आयुर्वेद के हिसाब से,
और बाद में उसका निदान एक बार हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से करना शुरू कर देना है। बाद में आप मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए उसको डॉक्टर के पास भेज कर उसका निदान जो है उनका वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच ये ऐसी आयुर्वेदिक होनी चाहिए। अच्छा सर, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि गर्भाशय से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं या स्त्रियों के मोस्टली जो कैंसर होते हैं, एंडोमेट्रियम हो गया, सर्वाइकल हो गया या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इन सभी में हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना चाहिए, या सिर्फ हमारा जो सिद्धांत है वो वैसा ही रखकर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए? बराबर है। आप अभी कैसा बताया, आपानो आपानगा श्रोणी बरस्ती में गोचर शुक्रार्तो शक्रुन्मुत्रो गर्भनिष्क्रमुत्या, ये आपान का क्षेत्र बताया। तो कटी प्रदेश में स्त्रियों को अगर गर्भाशय से संबंध है तो दैट थिंग इज डेफिनेटली रिलेटेड विद आपान वायु। तो एक दोष तो आपने तय कर दिया। अभी वहाँ जो आने वाली चीज़ है उसको रज बोलते हैं हम, जो रजस्राव आ जाता है वो कहाँ से पैदा हो जाता है, तो आमाशय यानी हमारा जठर जो है वहाँ आहार रस तैयार होता है, उसका एक हिस्सा जो है वो नीचे आ जाता है। तो गर्भाशय का जब हम सोचते हैं और उसका कैंसर ट्रीट करते हैं तो आपको आमाशय यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा, उसमें आमाशय के ऊपर भी काम करना पड़ता है। ये आयुर्वेद की सोच रहती है। गायनेकोलॉजी से क्या क्यों करेगा, उसकी तो ये सोच है ही नहीं। तो आयुर्वेद सोच और आधुनिक शास्त्र की सोच में बहुत अंतर रहता है। अभी गर्भाशय के आगे ब्लैडर है और पीछे रेक्टम है, तो कोई भी उसके बारे में सोचता नहीं, लेकिन वैद्य को सोचना होता है, क्योंकि कैंसर अगर गर्भाशय में हो गया है तो ब्लैडर में चेंजेस आना तय है बाद में, और रेक्टम में भी आना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम काम करते रहते हैं। ये हमारी सोच रहती है। तो ऑर्गन कौन सा भी बीमार हो गया तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि वहाँ उसका शरीर अप्लाई करो। शरीर यानी क्या है, शरीर क्रिया फिजियोलॉजी, और शरीर रचना एनाटॉमी आयुर्वेद में जो बताई हुई है वो वहाँ अप्लाई करनी है। तो उससे आपको जो समझ आ जाएगी और जो दवाई मिलेगी वो प्रिसाइजली उसके काम करती है, और कैंसर इतना भयानक लगता नहीं, ऐसा हो जाता है। कभी भी कैंसर का पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो अरिष्ट सूचक लक्षण का अध्याय दे दिया इंद्रिय स्थान में, तो उसमें आदमी 9 दिन में मरने वाला है, 6 महीने में मरने वाला है, 1 बरस में मरने वाला है, 2 बरस में मरने वाला है, उनके लक्षण उन्होंने बताए। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों का भी अरिष्ट सूचक लक्षण उनके शरीर के ऊपर दिखता है, और वैद्य को पता चल जाता है कि ये मरने वाला है एक्सीडेंट में। हम उसको जागरूक कर सकते हैं उस हिसाब से। तो इतनी सोच अगर आपके पास है, आपके सामने अगर कोई पेशेंट आ गया और उसमें एक भी लक्षण अरिष्ट सूचक नहीं लगता, तो आप काहे के लिए सोचते हैं आधुनिक शास्त्र का? आप आयुर्वेद के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो शास्त्र अलग है, उसकी लिमिटेशन अलग, आपका शास्त्र अलग है, आपकी लिमिटेशन अलग। तो एक इसलिए मैं हर पेशेंट को बोलता है कि आपके घर में बीमारी अगर बड़ी कोई हो गई तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक एलोपैथिक डॉक्टर और एक वैद्य, इसका मशवरा आपको लेना होगा। तो जो कुछ अच्छा है उभर के ऊपर आ जाएगा और अच्छा होने का स्कोर बढ़ता जाएगा। सर, थोड़ा अभी आयुर्वेद के हिसाब से कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें गाइड कीजिए। अभी कैंसर ये हमारा निदान जो है ना वो तो होता ही नहीं। हमारा निदान अलग अलग व्याधियाँ होती है जिसका मैनिफेस्टेशन कैंसर में हो सकता है या लक्षण के रूप से वो कैंसर पाया जाता है। तो आयुर्वेद में एक स्रोतस की कल्पना है, यानी कोई भी बॉडी सिस्टम जो है ना उसका एक हिस्सा आयुर्वेद में बताया हुआ रहता है। तो ऐसे जो स्रोतस है उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एक, कौन सा दोष शरीर में बढ़ गया है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। 2, कौन सा धातु खराब हो गया है उसको आपको तगड़ा करना चाहिए, और कौन सा शरीर में मल बिगड़ गया है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ आप एंटी कैंसर जो कुछ दवाएं हैं वो भी उस पेशेंट को दे सकते हैं। वही के ऊपर हिसाब से वो बदलता रहता है, सेक्स के हिसाब से वो बदलता रहता है, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन इसके ऊपर वो निर्भर रहता है। तो इस हिसाब से आपकी सोच जो है वो ओरिजिनल अगर आयुर्वेदिक हो गई तो हर एक व्यक्ति का निदान अलग हो जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट और डोज भी अलग हो जाएगी। ओके, हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट आते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन ये लेकर आते हैं, जिसकी वजह से कई साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, या कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्या, और अगर लेनी है तो किस तरीके से लेनी चाहिए? अभी होता कैसा है, बहुत सारे वैद्य लोगों की ये सोच रहती है कि हम आधुनिक शास्त्र का कुछ ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, केमो नहीं करनी है क्यों उससे ऐसा होता है, ऑपरेशन करेंगे तो मर जाएगा, रेडिएशन करेंगे या तो ऐसे ऐसे ऑर्गन के ऊपर कड़क ये तैयार हो जाते हैं मसल्स वगैरह, या सारा एक ग्लैंड काम करना बंद कर देती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह जो ग्रंथ हमारे यहाँ मिलते हैं उस वक्त तो केमो रेडिएशन का कुछ जिक्र नहीं था और कुछ करते नहीं थे। अभी जो पेशेंट अच्छे होते हैं उनके
जो कीमो और रेडिएशन लेने की वजह से उन पेशेंट को कीमो का जो कुछ फर्क आ रहा है वो आप गंवा रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि कीमो का आपने असर लेना नहीं है ऐसा आप जब बोलते ना, तो आप मेडिको लीगल एस्पेक्ट से जो जज रहता है ना वो उसको आपके ऊपर ये कर सकता है, गुनाह दाखिल कर सकता है। वो क्या बोलता है कि अभी क्या चल रहा है ज़माने में, किसके ऊपर रिसर्च हो गया है, ये सब चीज़ें अगर चलती है तो आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और वो मेडिको लीगल प्रॉब्लम आ सकता है वैद्य लोगों को। तो हमें क्या करना चाहिए कि कीमो अगर वो ले रहा है तो कीमो का फ़ायदा उठा लो, और कीमो के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसको आप आयुर्वेद की दवा से कॉम्पेंसेट कर दो, तो आपका अच्छा होने का स्कोर बढ़ जाता है और मेडिकल प्रॉब्लम भी आते नहीं, वो पेशेंट भी खुश रहता है। अदरवाइज वो धर्म संकट में पड़ जाता है, वैद्य लोग बोल रहे हैं कि कीमो नहीं करनी है, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं करनी है, तो ये झगड़ा जो होता है उसमें पेशेंट जो है वो बहुत सफ़र होता है, और जो सफ़र होता है ना उसको ही पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उनकी केमोथेरेपी, और अभी के जो केमोथेरेपी जो रहते हैं उसमें टारगेटेड केमो रहती है तो उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट भी आता नहीं, गुर्दों के ऊपर उसका जो असर रहता है या लंग के ऊपर जो आता है, हार्ट के ऊपर जो आता है, वो आप इजीली आयुर्वेदिक जो अगत तंत्र की दवा है उससे कॉम्पेंसेट कर सकते हो। तो वो अगर देने से फ़ायदा हो जाता है तो आप उनको वो लेने के लिए कह देना। जो नहीं लेना चाहते हैं उनको कंसेंट लेके आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूरी की पूरी दे सकते हो। तो ये सोच रखने से ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा हमारा तजुर्बा है। ओके सर, मैंने कई बार आपके लेक्चर्स में ऐसे सुना है कि आयुर्वेदिक स्टेम सेल थेरेपी, इसका इस्तेमाल आप कैंसर के कई पेशेंट्स में करते हो। बराबर। तो आयुर्वेदिक स्टेम सेल थेरेपी मतलब क्या होता है और इसका कैंसर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे शरीर में जितनी गंदी पेशियाँ रहती है ना, टिश्यूज रहती है या सेल्स रहती हैं, वैसे स्टेम सेल्स भी हमारे शरीर में रहते हैं। और 60+ एज हो गया तो वो कम होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स, यानी हम जो खान पान करते हैं, जो व्यसन करते हैं, दारू पीते हैं वगैरह वगैरह। तो आपके शरीर में जो स्टेम सेल है वो कोई भी सेल का रूप ले सकती है। आपके शरीर में जो सिस्टम्स है अलग अलग वो काम वो कर सकती है। तो कोई भी खराब हिस्सा आपके शरीर में तैयार होता है कैंसर की वजह से या ट्रॉमा की वजह से या बीमारी की वजह से, तो वहाँ का ब्लड सप्लाई आपको अच्छा करना है। ब्लड सप्लाई जब होता है तो उसमें अगर ब्लॉक आता है तो वो ब्लॉक आपको निकालना है। जो खून है वो उसकी केमिस्ट्री अच्छी करनी है, विशुद्ध रक्त पूर्व जो बोलते हैं वो करना है। वो ऑर्गन जो खराब हो रहा है उसका जो ब्रेन का इम्पल्स है वो पीठ की हड्डी से आता है या ब्रेन से आता है, उसके ऊपर लेप करके वो उसको आपको अच्छा करना है। वहाँ जोक वगैरह लगाकर आप खून और मज्जा तत्व अच्छा कर सकते हैं। मन खराब हो गया, नाराज़ हो गया, किसी आदमी ने सोच लिया चलो ऊपर और वहाँ से कूद पड़ो और मर जाओ, तो मन का शरीर सोच लेता है। तो मन अगर इतना हावी होता है तो मन को अच्छा करने के लिए प्राणायाम करने चाहिए, योगा करना चाहिए, ओंकार का जप करना चाहिए, तो मन भी आपका अच्छा हो जाता है। और जो कुछ वहाँ पैथोलॉजी हो रही है उसमें विष अगर ज़्यादा हो गए तो वो ऑर्गन कभी पहले जैसा हो नहीं सकता, इसलिए टॉक्सिन जो है वहाँ के वो निकालने की आगत तंत्र की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये सब जब आप एक ऑर्गन के ऊपर सोचकर पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो वो हो गई आयुर्वेद की स्टेम सेल थेरेपी। तो वो हर एक बीमारी में फ़ायदा करती है, वैसा इसमें भी करती है। अच्छा, और फिर सर पैच थेरेपी जो रहता है वो इससे अलग कैसे हो सकती है, और क्या हम किसी रसौषधि का पैच थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं? बराबर है। हमारे स्किन के ऊपर कुछ भी चीज़ लग गई तो यहाँ एक डाइजेस्टिव पावर रहती है, उसको हम भ्राजक पित्त बोलते हैं। वो दवा एक्सेप्ट करती है और उससे काम होना शुरू हो जाता है। हम शरीर को तेल लगाते हैं, अभ्यंगम आचरित नित्यम, सजरा श्रम आता है, उससे बुढ़ापा कम हो जाता है, श्रम हमारे नष्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर का वात दोष जो है वो शमन हो जाता है, ब्लड केमिस्ट्री में फ़र्क आ जाता है। तो ये क्यों हो गया? तेल एब्जॉर्व कर दिया और वो डाइजेस्ट किया गया। तो हमारे शरीर के ऊपर मर्म रहते हैं अलग अलग, और वो मर्मों के ऊपर वो प्राण शक्ति है। समझो इंद्रबस्ती नाम का मर्म है हमारे हाथ में, तो इस हाथ का या ऑर्गन का वो ब्रेन है। तो आपके हाथ में अगर कैंसर हो जाता है तो इंद्रबस्ती मर्म के ऊपर आप पैच थेरेपी कर सकते हो। उसमें पारद की सगंध मूर्छना या निर्गंध मूर्छना इस्तेमाल करनी है, यानी पारा और गंधक एक साथ जब आते तो वो सगंध मूर्छना हो गई, गंधक है उसमें, और रस अगर पूर मुग्ध रस वगैरह अगर रहते तो वो निर्गंध मूर्छना है। उसके साथ दवा लगाकर पैच लगा देते तो धीरे धीरे डाइथर में जैसा अंदर चला जाती है वो दवा, और कैंसर के ऊपर उसका असर रहता है। तो इसका भी अच्छा असर आ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो वैद्य के नज़र के नीचे भी ही होनी चाहिए, उसके सोच के हिसाब से होनी चाहिए। सर हमने देखा कि आपके क्लिनिक में आप जो भी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे K1 मेडिसिन वगैरह आपके हैं, तो वो किस तरीके से कैंसर पे काम करते हैं? क्योंकि K1 में जो भी इंग्रेडिएंट्स देखे, चंदन हो गया, घी हो गया या फिर गोंद हो गया, इनका अग्नि पे कैसे काम हो जाएगा? पहली बात ऐसी कि अश्वगंधा, शतावरी वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं वो बल देने वाली है,
तो मंदाग्नि वो नष्ट कर देती है, अग्निमान के ऊपर जाती नहीं। हाँ। मंदाग्नि अच्छा हो गया तो अग्नि अच्छा हो जाता है, बाकी चीज़ें हजम होना शुरू हो जाता है। ओके। और उसमें जो केशर वगैरह जैसी चीज़ें, गोंद जैसी चीज़ें, वो कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा रहता है कि धातु का बल बढ़ना इम्पोर्टेंट रहता है, वैसा उससे धातुओं का बल बढ़ जाता है। धातु का बल बढ़ गया तो इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो जाती है और कैंसर कम होना शुरू हो जाता है। ओके। और इको मेडिसिन जो है आपका, उसका तो किस हाँ, वो तरीके उसका बहुत अच्छा असर आता है। एको मेडिसिन में क्या होता है, वनस्पतियों के पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं हरे। हमारे शरीर में आयरन रहता है खून में, और इस वनस्पतियों में क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है। ओके। तो जब वनस्पति का रस हम लेते हैं, समझो आपके फेफड़ों में कैंसर किसी को हो गया है, तो फेफड़ों के ऊपर जाने वाली वनस्पति वासा यानी अडुलसा है, तो उसकी वनस्पति का रस लेना है और वो पेट में लेना है। उसके साथ एंटी कैंसर जो बाकी चीज़ें भूख बढ़ाने वाली आप दे सकते हैं, वो अगर आपके पेट में चली गई तो एफी जो है वो रिप्लेस करता है एमजी को, और शरीर में खून बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होती है। खून अच्छा हो गया तो पित्त अच्छा हो जाता है, मज्जा धातु अच्छा होता है, अग्नि अच्छा हो जाता है, और फेफड़ों का कैंसर कम आना शुरू हो जाता है। तो जिस ऑर्गन का कैंसर है उस ऑर्गन के ऊपर जाने वाली आयुर्वेदिक वनस्पति जो है उसका पत्ता लेना है, उसको हम एको मेडिसिन बोलते हैं। ओके। और ये जो प्रमदानंद रस है या फिर कांचनार गुग्गुल है, फिर पलाश है, इनका किस तरीके से उपयोग होता है? कैसा रहता है, कांचनार को ग्रंथिनाशी बोला गया है, तो कोई भी शरीर में गांठ हो गई तो हम कांचनार गुग्गुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पलाश ये वनस्पतियाँ ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने पहले वो वनस्पति तैयार कर दी है, और उसका क्षार जो है वो धातुओं में जो गांठें उत्पन्न हो जाती है उसको नष्ट कर देता है। एट द सेम टाइम वो रसायन वनस्पति है, तो रसायन वनस्पति होने की वजह से सप्त धातुओं की वृद्धि शरीर में हो जाती है, और रसायन के साथ उसका क्षार का जो असर आ जाता है वो गांठें कम करने के लिए फ़ायदा करता है। तो आपकी भूख बढ़ती है, धातुएं अच्छी हो जाती है, और आपके शरीर में जो गांठ है वो कम होने की वजह से मेटास्टेसिस होना, ये चीज़ बंद होना शुरू हो जाता है। प्रमदानंद रस ये अलग ही दवा है, लेकिन वो लिक्विड कैंसर के लिए बहुत फ़ायदा करता है, ऐसा दिखाई गया है। आपके इधर कई बार एक देखते हैं कि अस्थि विदृधि करके आपका एक लेप है, बाम्बू शूट भी एक लेप है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, या भ्राजक पित्त से रिलेटेड ही उसका काम होता है? बराबर है, भ्राजक पित्त के ऊपर हम काम करते हैं। उसमें माया फल है, कृष्ण बोल नाम की वनस्पति है, ब्रह्मदंडी नाम की वनस्पति है। तो ये गांठें जो है ना वो डिजॉल्व करने के लिए वो फ़ायदा करता है। धात्वाग्नि का बल भी उससे बढ़ जाता है, धातुएं अच्छी हो जाती है, एट द सेम टाइम उसका गांठों के ऊपर असर आ जाता है और वो बढ़ जाती है। इसके साथ वो एडजेसेंट ऑर्गन में जो कैंसर फैलने की संभावना रहती है वो भी उससे कम हो जाती है। इसमें भ्राजक पित्त और रक्त के प्रवाह का जो हिस्सा है ना वो विचार में लिया गया है। ओके सर, कैंसर दोबारा ना हो या अपुनर्भव के लिए आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं? पहले तो श्रुति बुद्धि एकाग्रता वर्धन करने वाली चीज़ है। खाना जो है एक बार का ही खाना है, और वो माइक्रोबायोटिक फूड लेना है, यानी कच्चा जितना खा सकते हैं उतना खाना है। उसके साथ त्रिकोटु चूर्ण वगैरह लेकर वो हजम आप कर सकते हैं। पपैया जैसी हॉलो चीज़ खानी है, अंजीर जैसी हॉलो चीज़ खानी है, क्योंकि गांठें घनी रहती है, तो उसमें पृथ्वी तत्व रहता है, इसमें आकाश तत्व रहता है, तो उसका विरोधी हो जाता है। कैंसर कभी भी ऑक्सीजन में टिकता नहीं, तो आप हाइपर वेंटिलेट करो खुद को। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह प्राणायाम करते हैं तो आपके फेफड़े में 9000 सीसी तक हवा जाती है, जबकि वो नॉर्मल कोर्स में 500 सीसी जाती है। तो ऑक्सीजन आपके खून में बढ़ गया तो अपने आप कैंसर कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ आप बंध बांध सकते हैं, मूलाधार बंध बांध सकते हैं, उद्यान बंध बांध सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, तो उससे आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना कम होती है। फिर से कैंसर की अगर सर्जरी हो गई तो इसके साथ हम आयुर्वेदिक दवाई या जो हमारा शल्य का या शस्त्रकर्म का जो पूर्व कर्म पश्चात कर्म है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं। समझो किसी ने ऑपरेशन के पहले अगर त्रिफला गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल ले लिया या सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन ले लिया तो उसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अगर गीला नारियल खाता है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शुक्र धातु का रक्षण करता है, तो उसके शरीर में कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है, और वो शरीर में शुक्र नहीं लेने की वजह से अच्छा प्रोपोगेशन टिश्यू का होता है, सुर्ती भी अच्छी हो जाती है। ये वो कर सकता है। रात का जागना बंद करना है, शरीर को तेल लगाना, ये सब चीज़ें करनी है, उसके साथ प्राणायाम भी करने हैं, और बाद में वो ऑपरेशन करना है। ये पॉसिबल ऑपरेशन ठंडक के जाड़ों के सीज़न में करना चाहिए। उस वक्त नेचर हमें ताकत देता है। ग्रीष्म ऋतु में वगैरह क्या होता है, हमारे से ताकत खींच लेता है नेचर,
तो ऑपरेशन अगर प्लान करना है तो जाड़ों के सीज़न में आप कर सकते हैं। यही चीज़ आपको बाद में ऑपरेशन के बाद दोहरानी रहती है। तो कैंसर का ऑपरेशन अच्छा हो जाता है, एट द सेम टाइम वो फिर से उत्पन्न होने की संभावना भी कम हो जाती है। उसके साथ आप K1 वगैरह जो हमने बताया, प्रमदानंद रस, कांचनार गुग्गुल वगैरह, ये दवा भी वैद्य की सलाह से ले सकते हैं। इसके साथ आप और कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर सकते हैं हमें? हाँ, सुवर्णकल्प जो रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे रहते हैं कैंसर के पेशेंट के लिए। तो सुवर्ण भस्म हमारे विश्वरंग कंपनी का जो मिलता है, वो हीरक का जो भस्म मिलता है, वो आपको दवा में इस्तेमाल करना होगा। जेन्युइन जो है वो उस फार्मेसी का ही वो लेना चाहिए। इसके साथ साथ रक्त शुद्ध करने वाली जो दवाई रहती है, महामंजिष्ठादि काढ़ा, खदिरारिष्ट, ये चीज़ें आपको लेनी होगी। जीवनी गण, च्यवनप्राश वगैरह ये आपके खाने में होना चाहिए। तो ये सब एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट रहती है और कैंसर पुनः नहीं होने के लिए वो फ़ायदा कर देती है। धन्यवाद सर, आपने हमें कैंसर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट और एकदम इन डिटेल नॉलेज दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आयुर्वेद के हिसाब से कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और तज्ञ डॉक्टर से सीखा कि कैंसर की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।